संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? और यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्वेक्षण के परिणामों और रोजगार की स्थिति के आंकड़ों में से क्यों नहीं? क्या सरकार द्वारा बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं? और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने मित्र को रोजगार व बेरोजगारी के सर्वेक्षण के बारे में बताना चाहूंगी। कोरोना को काबू करने के लिए पहली लहर में अप्रैल से जून के बीच तक लॉकडाउन लगा रहा। सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई। इस वजह से बेरोजगारी दर बढ़कर 21% पर आ गई। हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो बेरोजगारी दर में कमी भी आई। जुलाई से सितंबर 2020 के बीच बेरोजगारी दर 13.3% और अक्टूबर से दिसंबर 2020 के बीच बेरोजगारी दर 10.3 रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2017 से अब श्रम सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। ये एनएसओ द्वारा किया जा रहा एक सतत सर्वेक्षण है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सालाना और केवल शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक रोजगार की स्थिति मापने के लिए डिजाइन किया गया है। रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता में सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चिंता का विषय बन चुका है। विश्व का हर देश जलवायु परिवर्तन से चिंतित है। आज के समय में बारिश का मौसम से पहले आ जाना, तापमान का आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाना और तो और अनेकों तरह का तूफानों का आना, ये तो खैर आम सी बात हो गई है। मेरा प्रश्न पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से यह है कि क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो इसके बारे में सदन को जानकारी दीजिए। माननीय पर्यावरण मंत्री एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी, कृपया आपका उत्तर पेश। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक उदाहरण सदन में रखना चाहूंगा। आज हर बिजली भरने वाले को एक बल्ब के कारण 160 से लेकर 400 रुपए तक का लाभ प्राप्त हो रहा है। एलईडी बल्ब इसलिए आए ताकि बिजली की कंजप्शन कम हो। पहले हमारे देश में 70% बिजली कोयले से बनती थी। कोयले को जलाकर धुआं निकलता था जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था। फिर सभापति महोदय, ये बात मेरे विपक्षी मित्र की बुद्धि की क्षमता से परे प्रतीत होती है। मेरा ये सुझाव है कि घर जाकर इसके बारे में सोच विचार करें, क्योंकि ये कोई आपके करप्शन के मामले नहीं जो चुटकियों में सामने आ जाए। हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य में लगी हुई है। सभापति महोदय, प्रदूषण पर भारत की संवेदनशील सरकार ने और भी अन्य कई प्रभावी कदम उठाए हैं। मैं उसका आंकड़ा भी सदन में रखना चाहूंगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोयले से बिजली, सूखा, बाढ़ जैसे खतरे पहले ही विकराल रूप ले चुके हैं। वही अनुमान है कि आने वाले वर्षों में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है और इन सबका सबसे ज्यादा खामियाजा उन इलाकों को भुगतना होगा जो इन जलवायु बदलाव के जिम्मेदार तक नहीं है। आदरणीय महोदय, मैं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 में भारत ने अपना प्रतिनिधित्व कैसे? जब भारत ने इसमें भाग लिया और अंतरराष्ट्रीय बैठक पर बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। और रही बात पंचामृत योजना की, तो मैं विपक्षी दल को ये बता दूं कि पंचामृत मिशन हमारी योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले भारत अपनी गैस अश्म ऊर्जा को 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा। दूसरा, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाएगा। और तीसरा, भारत 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई झूठे वादे नहीं, हमारी सरकार ने पहले ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और हमारी सरकार कोई वादों की सरकार ये टेक्नोलॉजी का सवाल है, ये मार्केट को रिप्लेस करने का सवाल है। क्या मार्केट फोर्सेस सारी दुनिया को चलाएंगे? क्या प्रोडक्शन
नहीं है। हमारी सरकार पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर पेरिस एग्रीमेंट को किसी ने लेटर एंड ब्रेक में लागू किया तो वो केवल और केवल भारत है। इतना ही नहीं, जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत पिछले 3 साल से टॉप 10 में आ रहा है। टॉप 26 में भी प्रधानमंत्री जी ने लाइफ का मंत्र दिया, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की घोषणा पूरे दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए की, जो न कि दुनिया के लिए एक मील का पत्थर बनकर साबित हुई, बल्कि ये हमारे लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। मंत्री जी, आपका अपने प्रश्न से बिल्कुल विपरीत है कि मंजिल तो तय करनी है बहुत दूर की, लेकिन सहारा इसको अंग्रेजी लाठी का चाहिए। आप विकसित देशों का सहारा लेकर देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपको अपने देश की युवा वर्ग आपको अपनी नीतियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। Please maintain the level of the house. Mr. Sir, please take your seat. ये क्या किया ही नहीं? अच्छा इसको बोलो। No more supplementary question, please. Question number 1 or 3, Mr. No, please. शहर की रेलवे स्टेशन क्या है और कौन सा विश्व स्तरीय स्टेशनों के बारे में है? मेरा प्रश्न रेल मंत्री जी से है कि क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टेशन के स्तर पर सुधार लाने और देश के बड़े महानगरों में इन विश्व स्तरीय स्टेशनों को बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक कदम उठाए गए हैं? Honorable Minister of Railways to answer the question, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए रेल मंत्रालय ने विभिन्न विकासात्मक योजनाएं बनाई हैं। इसमें आधुनिकीकरण के लिए मॉडल, आधुनिक और आदर्श स्टेशन शामिल है। मंत्री महोदय, लगता है कि सरकार एक ही काम करती आ रही है, योजनाएं योजनाएं और फिर योजनाएं। महोदय, यह बताने का प्रयास करें कि कितना अमल इन योजनाओं पर किया गया है और आपको कितनी सफलता मिली है। हमारे शांत कृपया शांत हो जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी मित्र जरा धैर्य तो रखें, बस समस्याओं का रोना ना रोए। अगर अपने कार्यकाल में रेलवे पर जरा ध्यान दे देते तो आज सदन में ये सवाल ही ना उठता। महोदय, वर्तमान में स्टेशन पर बेहतर उन्नत यात्री सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता के आधार पर स्टेशनों की पहचान की गई है और आदर्श स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो कुल 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है और इनमें से 1213 रेलवे स्टेशनों को विकसित भी कर दिया गया है और शेष 40 स्टेशनों को वित्त वर्ष 2022 से विकास के लिए भी लक्षित किया गया है। माननीय सदस्य सुश्री तन्नू, कृपया अपने आप का प्रश्न पूछें। पूरे स्टेशन पर कूड़ा डालने के लिए महज एक टुकड़ा डस्टबिन रखा गया है। सुरक्षा के नाम पर पुलिस कर्मी आधी अधूरी वर्दी में टहलते रहते हैं। टिकट घर से क्या तो लोग अपमानित होकर निकलते हैं, क्या तो अव्यवस्था के चलते ट्रेन पकड़ने की जल्दी में बिना टिकट के ही सफर करना पड़ता है। अंग्रेजों के जमाने के बने इन रेलवे स्टेशन के हालात बदतर हो चुके और अधिकारी हैं कि अपनी जिम्मेदारी से मुंह छिपा रहे हैं। मंत्री महोदय, देश का आम नागरिक बेसिक फैसिलिटी चाहता है, हाईटेक स्टेशन के नाम पर जनता को गुमराह न करें। कृपया रेल मंत्री स्मार्ट स्टेशन परियोजना के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं का आंकड़ा प्रस्तुत करें। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लिया गया और कौन से कार्यक्रम इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं? माननीय रेलवे मंत्री जी, कृपया पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। इस समय रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशनों का नए सिरे से विकास कर रहा है। इससे पहले रेलवे अपने 53 स्टेशनों को विकसित करने का कार्य निजी हाथों में देने जा रहा था, जिसमें अब बदलाव किया गया है।
अब इन स्टेशनों को रेलवे खुद ही 10,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास करेगा और इसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इन 53 स्टेशनों का काम पूरा हो जाने के बाद रेलवे की सूरत काफी हद तक बदल जाएगी। इन्हें आधुनिक संसाधनों में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन को निजी कंपनी ने ही विकसित किया है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली कैंट विश्वासन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के नाम भी शामिल हैं। इनमें से विश्वासन पर काम कर रहा है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी काफी हद तक 5 सितारा बनाया गया है। इसमें अभी और भी किए जाने हैं। रेलवे इस समय इन स्टेशनों को रेलवे इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC मॉडल के तहत विकसित करने जा रहा है। इस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है और इनमें से तिरुपति व गया स्टेशन की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। और जहां तक रेलवे की आधुनिकीकरण की बात है तो रेल मंत्रालय ने एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। अगले आने वाले 5 वर्षों में करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। साथ ही 1,20,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाना है। मेरा मानना है कि यह महत्वाकांक्षी योजना है। यदि इस पर अमल होता है तो रेलवे में दुर्घटनाएं कम होंगी और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इससे रेल यात्रा करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ेगी, जिससे रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी